चलिए मॉलिक्यूल्स देख लिए कि जनरल डेफिनेशन क्या होता है। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जाने से पहले एक चीज़ देख लेते हैं जिसको बोलते हैं एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। होता क्या है कि एलोट्रोप्स एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए कार्बन है, ठीक है, तो आप कोल है वो भी कार्बन है, ग्राफाइट है वो भी कार्बन है, डायमंड है वो भी कार्बन है, सब कार्बन है लेकिन अलग अलग टाइप का प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो इसी चीज को जो सेम एलिमेंट का बना हुआ है, ठीक है, सेम केमिकल एलिमेंट आपका सिर्फ एक ही है, कोई और ऑक्सीजन अलग से कहीं नहीं है, सब में सिर्फ और सिर्फ कार्बन है, लेकिन सिर्फ कार्बन के रहते हुए भी अलग अलग टाइप का आपको जो वो प्रॉपर्टीज और शेप और सब कुछ अलग जो हो रहा है, उसी चीज को एलोट्रोप बोलते हैं। एक एलोट्रोपी बोलते हैं और ये एक दूसरे का एलोट्रोप है। तो ये सिर्फ 3 नहीं होता है, एक 12-13 एलोट्रोप है कार्बन का। उसी तरह ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन 2 साथ में आ गया तो डाई ऑक्सीजन या ऑक्सीजन गैस जिसको बोलते हैं वो डाई ऑक्सीजन होता है बेसिकली। O2 O3 बताइए तो क्या होता है? ओजोन, ये ओजोन हो गया। O4 भी होता है, O8 भी होता है। तो ऑक्सीजन ही है लेकिन सिर्फ नंबर चेंज कर देने से आपका पूरा प्रॉपर्टीज वगैरह चेंज हो रहा है। सल्फर S2 S6 S8 और भी होता है, S7 ये सब भी होता है। तो क्या सिर्फ सल्फर ही है लेकिन आपका अलग अलग टाइप का प्रॉपर्टीज बिहेवियर ये सब आ रहा है। फास्फोरस, रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, ये सब भी एक दूसरे का एलोट्रोप है, ठीक है। तो इसी तरह एलोट्रोप ग्रीक वर्ड से आया है। एलो मतलब अदर और ट्रोप्स मतलब वे। तो अदर वे मतलब कार्बन ही है लेकिन देयर इज एन अदर वे ऑफ बीइंग, राइट? सो दैट इज कॉल्ड, वो एलोट्रोप हो जाता है, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब इसके आगे आप एक कॉन्सेप्ट आता है, आप पॉलीमॉर्फिज्म, एक कॉन्सेप्ट आएगा, आप बाद में बताएंगे, अभी थोड़ा सा बता देते हैं पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। पॉलीमॉर्फिज्म जैसे ये एलोट्रोप एक सिंगल एलिमेंट के लिए हुआ ना, पॉलीमॉर्फिज्म एक कंपाउंड के लिए हो जाता है। जैसे मान लेते हैं SiO2 सिलिका। अब सिलिका ना बहुत बहुत अलग अलग टाइप में एग्जिस्ट कर सकता है। मान लीजिए क्रिस्टलाइन फॉर्म में, अब सॉलिड में आप क्रिस्टलाइन पढ़े थे, उसी तरह आप अमॉर्फस भी पढ़े थे। तो सिलिका जो है वो क्रिस्टलाइन में भी हो सकता है, क्वार्ट्ज में भी रह सकता है, अमॉर्फस भी हो सकता है। रहा SiO2 है लेकिन वो 2 पॉलीमॉर्फ में रहा। हाई प्रेशर में जब सिलिका चला जाता है तो एक और टाइप का पॉलीमॉर्फ फॉर्म कर सकता है, कोएसाइट बोलते हैं उसको। तो मान लीजिए कहीं पर मीटियोराइट गिरा है तो हाई प्रेशर जनरेट होगा ना, कहीं पे मीटियोराइट बाहर से आके अर्थ पे गिरा तो हाई प्रेशर जनरेट हुआ। तो उस हाई प्रेशर के कारण क्या होता है कि वहां का जो भी SiO2 रहता है ना, वो सिलिका, मान लीजिए सिलिका ही था वहां पे, SiO2 आपका क्वार्ट्ज था, तो वो प्रेशर के कारण ना अब क्वार्ट्ज नहीं होके वो कोएसाइड बन जाता है। तो यही जो अलग अलग चेंज जो हुआ ना, ये प्रेशर के कारण, टेम्परेचर, किसी भी कारण, SiO2 ही रहा लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर में, उसका बिहेवियर में, उसका प्रॉपर्टीज में जो चेंज आया उसी को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म में यही होता है कि सब कुछ सेम रहा, केमिकल फॉर्मूला आपका सेम रहा लेकिन आपका अलग अलग मॉर्फिज्म, मतलब पॉली मतलब मल्टीपल और मॉर्फ मतलब शेप। तो पॉलीमॉर्फिज्म अलग अलग शेप में रहता है। उसी तरह का कॉन्सेप्ट है एलोट्रोप, एग्जैक्टली सेम नहीं है बट बोल सकते हैं कि जैसे इसका भी C, इसका भी C, इसका भी C, लेकिन ये एक दूसरे का पॉलीमॉर्फ बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पॉलीमॉर्फ एग्जैक्टली नहीं बोल सकेंगे, ठीक है। हमको तो थोड़ा वेग कॉन्सेप्ट होता है, डिबेट होता है काफी, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि इन दोनों, इनको पॉलीमॉर्फ नहीं बोल सकते क्योंकि इनको तो फॉर्मूला ही चेंज हो जा रहा है। हाँ, एलिमेंट सेम रह रहा है लेकिन फॉर्मूला तो चेंज हो गया ना, इसलिए इसको एलोट्रोप से ही बताने का बेटर होगा, इन सब चीजों को एलोट्रोप से एक्सप्लेन करने का। क्यों? बिकॉज आपका सेम एलिमेंट है लेकिन आपका फॉर्मूला वगैरह सब चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसी से देखिए, यहीं से अब एक कॉन्सेप्ट आता है आपको टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, होमो एटॉमिक और हेटेरो एटॉमिक। होमो एटॉमिक मतलब आप पहले भी देखे थे, होमोस का मतलब सेम होता है। तो सेम टाइप्स ऑफ एटम्स से जो भी मॉलिक्यूल बनेंगे उसको होमो एटॉमिक। जैसे O2 O3 कितना है, एक ही तरह का मॉलिक्यूल, एक ही तरह का एटम है। सिर्फ ऑक्सीजन एटम ही तो यहाँ पर है, सिर्फ सल्फर एटम ही तो है, सिर्फ फास्फोरस, सिर्फ नाइट्रोजन ही तो है। तो सिर्फ एक टाइप का जो एटम से जो चीज बना वो हो गया होमो एटॉमिक। कितने नंबर नहीं बता रहे हैं, ठीक है, ये होमो एटॉमिक हो गया। फिर आ गया उसी का उल्टा हेटेरो एटॉमिक। हेटेरो एटॉमिक मतलब अलग अलग टाइप का, हेटेरो मतलब डिफरेंट टाइप्स का। तो डिफरेंट टाइप्स का यहाँ देखिए, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन है, यहाँ 3 तरह का है, हाइड्रोजन है, फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप का। इसी में फिर आपका, आप लोग पढ़े भी होंगे, मोनो एटॉमिक मतलब एक, सिर्फ एक एटम वाला मॉलिक्यूल। अब कौन चीज, किस तरह का चीज आपका मोनो एटॉमिक में रहेगा? देखिए नोबल गैस जो होता है, मान लीजिए आपका हीलियम, नियॉन, आर्गॉन,
क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब जो है, ये सब आपका हीलियम का जो एटम है ना वही इसका मॉलिक्यूल भी हो जाता है। क्यों? बिकॉज हीलियम He2 नहीं बनाएगा, क्योंकि तो खुद में ही स्टेबल है ना, हीलियम का तो वो फुलफिल्ड है, 1s2 उसका फुलफिल्ड है, तो क्यों बनाएगा? इसीलिए वो स्टेबल है, और स्टेबल है इसीलिए उसका अलग एंटिटी में भी घूम रहा है। उसको स्टेबलाइज करने के लिए कुछ और नहीं चाहिए। ऑक्सीजन को चाहिए, वो अकेला नहीं घूम सकता, उसको O2 चाहिए, हाइड्रोजन को भी H2 चाहिए, N2 चाहिए, लेकिन हीलियम नियन इनको नहीं चाहिए, तो अकेले में घूम सकते हैं, इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनका एक एटम ही इनका एक मॉलिक्यूल भी होता है। तो ये हो गया मोनो एटॉमिक, मोनो मतलब वन, तो मोनो एटॉमिक ये हो गया। फिर पॉली एटॉमिक, जैसे डाई एटॉमिक हो गया, 2 एटम से बना हुआ, जैसे ये डाई एटॉमिक हो गया। 3 से बना हुआ ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, और फिर उससे भी ऊपर जाएगा तो पॉली एटॉमिक, बहुत सारा एटम से बना हुआ। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि मॉलिक्यूल वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, कहीं कहीं पे थोड़ा वेग हो जाता है। क्यों वेग हो जाता है, ये बात को समझिए कि मॉलिक्यूल, अब मान लीजिए पानी है, ठीक है, आपका वाटर है, अब मान लीजिए पानी का ग्लास में वाटर है, अब बता सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल कहाँ खत्म हुआ और दूसरा मॉलिक्यूल कहाँ शुरू हुआ, ये चीज़ बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? अब देखिए कि ये मान लेते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल H2O वाटर, अब देखिए ये अकेले में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये जो ऑक्सीजन है ना, ये दूसरे वाटर, ये देखिए एक और वाटर मॉलिक्यूल है, ये एक और वाटर मॉलिक्यूल है, ये एक दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ भी ये डॉट 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 है ना, इसे इंटरैक्ट कर रहा है, हम दिखाए हैं, और ये इंटरैक्ट करता है, ये देखिए एक दूसरे हाइड्रोजन के साथ भी इंटरैक्ट कर रहा है, फिर ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ इंटरैक्ट कर रहा है, ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ इंटरैक्ट, फिर ये वाला हाइड्रोजन किसी दूसरे ऑक्सीजन के साथ इंटरैक्ट कर रहा होगा, ये वाला भी किसी और के साथ इंटरैक्ट कर रहा होगा, तो ये सब इंटरैक्शन हो रहा है आपस में। और यही सब इंटरैक्शन हम लोग पढ़ेंगे आगे, मॉलिक्यूल्स जो कंपाउंड्स और उनके अलग अलग इसके इंटरैक्शंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये वाला जो इंटरैक्शन है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसके बीच में, इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। इट्स अ माइल्ड इंटरैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन फ्लोरीन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, ये सब हाइड्रोजन क्लोरीन, ये सब के बीच में एक इंटरैक्शन होता है, उसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे। बट देखिए ये कहाँ खत्म हुआ और कहाँ शुरू हुआ ये बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए थोड़ा सा ना वेग लगता है। बट स्टिल हमको लगता है कि एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसीलिए है, मॉलिक्यूल अपने आप में कितना भी वेग हो, बट देखिए ये हाइड्रोजन जितना इस ऑक्सीजन के पास में है ना, क्लोज है उतना, लेकिन इस ऑक्सीजन के पास नहीं, ये काफी दूर में है। ये वाला आपका एक परमानेंट टाइप का, एक बॉन्ड टाइप का, और ये थोड़ा आपका इंटरैक्शन टाइप का है। ये बॉन्ड मतलब एकदम पास में रह रहा है, इसको स्टेबलाइज कर रहा है, इस तरह का बात है, लेकिन ये आपका एक माइल्ड इंटरैक्शन मात्र है, ठीक है, ये आपका है बट उतना ज्यादा पास में नहीं है, दूर में है। तो इसीलिए कितना भी आपका स्टेबलाइज हो रहा, जितना भी आपका डिफ्यूज्ड इंटरैक्शन इधर उधर से हो रहा है, एक मॉलिक्यूल के अंदर का जो इंटरैक्शन होता है ना, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो अपने मॉलिक्यूल के अंदर का, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि इंट्रा मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस, एक मॉलिक्यूल के अंदर का ही इंटरैक्शंस, ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ कैसे इंटरैक्ट कर रहा होगा, तो इंट्रा मॉलिक्यूलर। फिर ये वाला दूसरे के साथ किस तरह इंटरैक्ट करता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर, इंटर मॉलिक्यूलर, अंदर वाला इंट्रा और दूसरे के साथ इंटर मॉलिक्यूलर, ये अलग अलग इंटरैक्शंस हैं। वैल्डरवेल्स इंटरैक्शंस होंगे, फिर आपका डाइपोल इंटरैक्शंस होगा, ये सब हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है, कि किस तरह से इंटरैक्शंस वगैरह ये सब होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, हमको लगता है बताना, जनरली लोग इसको इग्नोर करते हैं, एकदम बाद में जाके बताते हैं या बताते ही नहीं हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि ये जानना ज़रूरी है। जैसे कि कैटायन के बारे में हम लोग पढ़े ना, तो जब अगर मान लीजिए H+ आपका कैटायन अगर गैस में है ना, गैस फॉर्म में, तो वो अलग होता है, वो ठीक है, वो रह सकता है, लेकिन कोई भी कैटायन अगर पानी में डिसॉल्व कर दिए ना, तो उसका बिहेवियर बहुत चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि देखिए ये वाला जो H+ है ना, ये पानी में आ गया है, तो यहाँ का जो फेज है वो तो लिक्विड फेज हो गया, तो गैसियस फेज था लिक्विड फेज हो गया, तो यहाँ आपका कंडेंस्ड फेज है ये, तो काफ़ी मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोज बाय में आ गए, पहला ये। और क्या होता है कि H+ है ना, तो उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है, कोई भी कैटायन या अनायन
कोई भी किसी भी चीज़ पे जब प्लस या माइनस चार्ज होता है ना तो जनरली वो स्टेबल नहीं रह पाता है, वो तुरंत किसी ना किसी के साथ इंटरेक्ट करेगा, किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा, कुछ ना कुछ इंटरेक्शन वगैरह करता है, ठीक है। तो इसका नेचर ही इस तरह का होता है। तो क्या हुआ कि H+ जब मान लीजिए अंदर गया ना तो H+ नहीं रहेगा, कभी भी H+ नहीं रहेगा, ये किसी ना किसी पानी के साथ कुछ कुछ बॉन्ड टाइप का बनाता है। तो ये आपका मान लीजिए एक वाटर के साथ मिलके आपका H3O+ बना दिया, तो H+ + H2O H3O+, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये करेगा, ये एग्जिस्ट। और इसके ऊपर भी और भी, अब एक हाइड्रोजन से अटैच हुआ तो ये बनाया, 2 से भी अटैच हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, 7 8 से भी हो सकता है, तो इस तरह का आपका क्वांटिटी बनाएगा। तो आप जब भी सॉल्यूशन के अंदर देखिएगा आपको H+ नहीं दिखेगा, कभी भी नहीं दिखेगा, H+ नहीं दिखेगा, Na+ नहीं दिखेगा, सेम रीजन है, Mg2+ नहीं दिखेगा आपको, Fe2+ नहीं दिखेगा। क्या होता है कि Fe2+ जैसे ही बना ना, उसके चारों ओर इस तरह से आपका वाटर उसको घेरने लगता है, उसको वाटर घेरने लगता है, वाटर 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 ऐसे। तो Fe2+ अपने आप में एग्जिस्ट नहीं कर पाता है क्योंकि इतना ज़्यादा बाहर से उसके वाटर मॉलिक्यूल्स उसको आने लगते हैं। तो इस तरह में कुछ एग्जिस्ट करता है कि आयरन के साथ Fe2+ के साथ वाटर आ गया तो एक अलग कॉम्प्लिकेटेड एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाने लगता है। सिर्फ यही नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ यही वाला स्ट्रक्चर बना, वैसा भी होता है कि ये मान लीजिए ये अंदर वाला स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन का ये आयरन और वाटर वाला ये अंदर वाला बन रहा है, इसके बाहर भी मतलब अभी पानी इससे इंटरेक्ट करता है, और भी बाहर जाइएगा और भी इंटरेक्ट करेगा। हाँ, एनर्जी कम हो जाएगा इंटरेक्शन, ये वाला जो है वो मान लेते हैं कि ये है, और ये वाला जो बाहर पानी है वो है लेकिन माइल्ड इंटरेक्शन में है, लेकिन ये वाला जो है ना जो 6 के साथ वो बहुत ही स्ट्रांग वे में इंटरेक्ट कर रहा होगा अंदर में। तो इसीलिए कैटायन का समझिए कि कभी भी ना वो इस तरह से पानी में ऐसे ऐसे आराम से खाली नहीं बैठेगा, नहीं होता है ऐसा, नहीं बताते हैं लोग, पता नहीं क्यों नहीं बताते। हमको लगता है कि इंपॉर्टेंट है बताना, हमको ये बहुत बाद में बताया गया था क्लास में, हमको लगता था कि Na+ Mg2+ ऐसे एग्जिस्ट करता है, बट नहीं करता है। वो हमेशा इस तरह का पानी जिस सॉल्वेंट में रहेगा उस सॉल्वेंट से वो घिरा हुआ रहेगा कैटायन, ठीक है, उस सॉल्वेंट से ऐसे घिरा हुआ रहता है। तो वाटर अगर है तो इसी को बोलते हैं हाइड्रेशन, हाइड्रेशन बोलते हैं इसको। कोई दूसरा अगर सॉल्वेंट है तो उसको सॉल्वेशन बोल देंगे। मान लीजिए आपके पास अमोनिया है, वो घेर रहा है तो वो आपका सॉल्वेशन हो गया। ये मान लीजिए इथाइल अल्कोहल है तो वो घेर रहा है तो वो भी सॉल्वेशन हो गया। वाटर है वो भी सॉल्वेशन हुआ, लेकिन उसका उस स्पेशल सॉल्वेशन को हम लोग हाइड्रेशन बोलते हैं। हाइड्रो वाटर, तो वही हाइड्रेशन, ठीक है। अब देखिए कैटायन को तो घेर रहा है लेकिन एनायन को नहीं घेरता है, ये इंटरेस्टिंग बात हो गया। Cl- अगर है ना अंदर में पानी के तो इसको पानी नहीं घेरता है, एनायन को नहीं घेरेगा, किसको घेरेगा? कैटायन सबको। तो मतलब समझ रहे हैं कि कैटायन का अब रिएक्टिविटी तो कम करते जा रहा है ना, कैटायन फ्री नहीं हो रहा है। हम किसी के साथ लड़ना चाहते हैं, हम पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास, हम लड़ना चाहते हैं, किसी के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, किसी नेगेटिव चीज के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, हम पॉजिटिव है नेगेटिव के साथ लेकिन पानी घेर अगर लेगा हमको तो इंटरेक्ट करेंगे कैसे? तो कम कर दे रहा है ना इसका इंटरेक्शन इस हाइड्रेशन के वजह से। और लेकिन Cl को कोई नहीं घेर रहा, Cl अपना फ्री है, बिंदास, सल्फेट फ्री है। जितने भी एनायन होंगे उनका हाइड्रेशन नहीं होता है, कैटायन का हाइड्रेशन होगा। क्यों नहीं होता है कैटायन का, ये तब हम लोग को समझ में आएगा जब हम लोग ये सब नेचर पढ़ेंगे कि जो ऑक्सीजन है ना वाटर का वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो नेगेटिव टेंडेंसी उसका ज्यादा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ना इस प्लस से अट्रैक्ट होता है, और ये नेगेटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट तो नेगेटिव तो आपका रिपेल हो जाएगा, तो वो नहीं करता। ये पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी समझिए कि कोई भी कैटायन ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है पानी में, वो हमेशा पानी से घिरा हुआ होगा इस तरह से। लेकिन एनायन जो होता है पानी वानी से नहीं घिरा हुआ होता है, वैसे सोलली एग्जिस्ट करता है। और इसी वजह से आपका इंटरेक्शन जो होगा ना हर अलग अलग चीज का अलग अलग वे में होगा, ठीक है।